बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का अध्याय 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख है। तो सबसे पहले तो आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि ये नोटिफिकेशन ही आपको राइट टाइम पे राइट वे में जो भी अपलोड होगा आपके सिलेबस के रिगार्डिंग आपके प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपको जानकारी देकर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि बात है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख एक कविता है। और ये जो कविता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इस कविता को निर्मला पुतुल जिन्हें कवि हैं इनके। अब यहाँ पर देखते हैं, निर्मला तो कवित्री होनी चाहिए, मतलब फीमेल्स में होनी चाहिए। कहता है कि आपने एक पूर्व पाठ में प्रकृति की सुंदरता के बारे में पढ़ा है। तो यह सच है कि देखिए, जो जैसे हम पर्यावरण की बात करते हैं ना, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, हरा भरा वातावरण, तो हमारे दिल दिमाग को तरोताज़ा कर देता है। आप किसी ऐसे जगह पर जाएं जहाँ हमारा बहुत अच्छा वाटर हो, जहाँ बहुत अच्छा हवा चलती हो, जहाँ बहुत अच्छा वातावरण हो, तो आपके दिल दिमाग दोनों को तरोताज़ा कर देता है। तो सुंदर प्राकृतिक दृश्य हमारे मन को खुशी से भर देता है। लेकिन अगर आज की आप बात करते हैं तो आज कहाँ आपको स्वच्छ जल देखने को मिलता है, कहाँ आपको स्वच्छ वायु देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जिस हम सुंदर प्राकृतिक दृश्य की बात कर रहे हैं वो भी तो कम होते जा रहे हैं ना। जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मनुष्य इनका उपयोग बड़ी बेरहमी से कर रहा है। क्या पेड़ों को काटे जाने पर उनके रोने की आवाज़ आपने सुनी है? नहीं सुनी होगी। क्यों? चौंक गए ना? पर चौंकिए मत। आज प्रकृति अपने संरक्षण के लिए हमें पुकार रही है। इस पुकार को हमें भी इस तरह सुनना चाहिए जैसे एक कवित्री ने इस कविता में सुना है। तो आइए इस कविता को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कविता का अगर हम लोग लाइन आते हैं, मूल पाठ पे आते हैं, कविता को अगर देखते हैं तो इसमें लिखा है, क्या तुमने कभी सुनी है, क्या तुमने कभी सुनी है, सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। कहता, कभी आपने सुना है क्या, सपनों में चमकती कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी कितना चमक मतलब चमका हुआ होता है, इतना उसको मतलब उसकी धार को तेज करके हम लोग लाते हैं, पूरा चमका हुआ होता है तो पेड़ को आसानी से काट सके। तो क्या तुमने कभी सुनी है, सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। यानी कि जब किसी को मारने के लिए जाते हैं तो बहुत वहाँ पर उसके मन में भय पैदा हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है। जब उस पर वार किया जाता है, जब उससे अटैक किया जाता है, तो उस टाइम पे जो है, जब आप किसी पे या किसी को कोई मारता है तो कैसे उसकी आवाज़ आती है, कैसे वो चिल्लाता है। तो क्या तुमने कभी सुनी है, सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। सामने तो पेड़ को आप काट देते हैं तो सामने तो नहीं वो चिल्लाएगा, लेकिन कभी आपने सपने में ऐसा देखा हो। कई बार हम सपने में वो चीज़ें देखते हैं तो हमें फील होता है। सपने की दुनिया में क्या होता है कि आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप उस चीज़ में जी रहे हैं। जैसे आप ओरिजिनली हवा में नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको फील करना है कि हवा में कैसे उड़ते हैं, तो जब आप सपने में हवा में उड़ते हैं तो आपको लगता है हाँ हवा में ऐसे उड़ते हैं, वो फीलिंग आपके अंदर होती है। तो वो जो एहसास होता है ना, वो एहसास जब सामने घटना घटती है तो पता चलता है। तो वास्तविकता में तो किसी पेड़ पे काटेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन सोच के देखिए, क्या कभी सपने में आपको ऐसा हुआ है कि किसी पेड़ पे कोई चमकती हुई कुल्हाड़ी से वार किया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है और वो पेड़ आवाज़ कर रहा है, वो चित्कार मतलब जब बहुत तेज से चिल्लाते हैं, दर्द से चिल्लाते हैं, उसको चित्कार कहते हैं। कुल्हाड़ियों के वार सहते, कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। आप एक पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो उस पेड़ में बहुत सारे पत्तियां होती है, होती कि नहीं होती है, उसमें बहुत सारी टहनियाँ भी होती है। तो जैसे हमारे दो हाथ हैं, वैसे ही अगर पेड़ के बारे में बात करें तो कभी आपने ये सपने में देखा है या वास्तविकता में कभी देखा है कि पेड़ पे कुल्हाड़ी से वार किया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, पेड़ उसको सह रहा है, पेड़ उसको बर्दाश्त कर रहा है, और उसको जो जब काटते हैं तो पेड़ हिलता है ना वहाँ पे, तो जो उसकी टहनियाँ हिल रही है, क्या बचाव के लिए हजारों हजार हाथ आती है क्या कि हमें मदद करो, हमें बचाओ। क्योंकि देखिए, आम पब्लिक में अगर कुछ होता है तो हजारों लोग चिल्लाते हैं, हेल्प मी, मेरी मदद करो, मदद करो। तो क्या वहाँ पर वो पत्तियाँ, वो टहनियाँ आपको बोलते हैं कि आपने सुना है वो हजारों टहनियाँ
जो बड़े बड़े पेड़ में हजारों टहनियाँ जो बोलते हो कि हमें बचाओ। सुना है क्या? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। देखिए, धमस का मतलब चोट, आघात होता है। क्या कभी आपके दिल में ये चोट पहुंची है कि कोई पेड़ आपके सामने काटा गया हो और वो पेड़ जब धरती पर नीचे गिर जाती है कटकर, तो आपको एक आघात लगता है, आपको एक दुख होता है। ठीक वैसे ही जब आपके सामने किसी जीव को मारा जाता है, किसी आपके सामने सपोज कीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी मौत हो जाए, तो पूरा दिन आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती है। लेकिन जब पेड़ काटा जाता है तो क्या आपके अंदर भी वही वेदना, वही दर्द और वही एहसास आता है क्या? ये कवित्री पूछ रही हैं। और ये कविता का सेंस बस इतना है कि आपके अंदर ये एहसास दिलाया जाए कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं जी? हम तो पेड़ को काट देते हैं। अरे पेड़ हमें वो देते हैं जिससे हमारा जीवन चल रहा है। पेड़ हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं, इसके अलावा हमें बीमारियों से बचाते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, और साथ में आज जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो भी बचा लेते हैं। बहुत सारे छांव देते हैं, हमें खाना देते हैं, क्या नहीं देते हैं। हमसे क्या मांगते हैं? वो बस इतना ही मांगते हैं कि हमें अपनी एक जगह पर रहने दो। लेकिन हम इंसान भी इतने बेरहम हो चुके हैं कि बड़ी मतलब कहते हैं ना, हम पेड़ को एक्चुअली में नहीं काट रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी के भविष्य और खुद के हेल्थ के साथ और धरती को हम लोग क्या कर रहे हैं, धरती को एक ऐसा धरती बना रहे हैं जो आने वाले वक्त में प्रदूषण ही प्रदूषण होगा और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी कि उस गर्मी को फिर झेलने के लिए ना इंसानों को दवाइयाँ खानी पड़ेगी, इंसानों को बचना पड़ेगा, कई सारे वायरस का अटैक होगा, कई सारी बीमारियाँ आएंगी। क्या हम कर रहे हैं? धरती तो खैर बर्बाद हो ही जाएगी, वो तो जो होना है होगा ही होगा। कहता है, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुँह ढाप, किस कदर रोती है नदियाँ। नदियों को रोते कभी सुना है क्या? देखिए, कहते हैं ना कि रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह को ढाप के कहीं रोता कि नहीं रोता है। तो ऐसे ही कभी आपने सुना है क्या कि रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढाप के कभी रोती है नदियों को? अब नदी का कनेक्शन यहाँ पर कैसे आ गया, ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें नदी कनेक्शन कैसे आ गया? इसमें नदी की बात करते हैं तो जो पेड़ होते हैं, समझिए मेरी बात ध्यान से, जो पेड़ होते हैं ना, उसको नदी से कनेक्शन उसका होता है। देखिए, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, एक तो बारिश वहाँ ज़्यादा होती है, दूसरी बात वहाँ पर जो बाढ़ की संभावना होती है वो भी कम जाती है। समझिएगा मेरी बात ध्यान से यहाँ पे। तो कई बार ऐसा होता है जब पेड़ पौधे काट देते हैं तो बाढ़ का पानी बहुत तेजी से नदी का काफ़ी वहाँ पर उछाल, कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ पर, कई सारे प्रभावित करता है वहाँ पर। तो ये पूछ रहा है, इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। मतलब प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पे पेड़ के बाद नदी की बात की गई है। तो नदियों को भी कभी रोते हुए देखा है क्या? नदियों को अगर रोते हुए देखना है ना, मैं जब भी दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास से वहाँ से गुजरता हूँ तो पुलिया से जब भी देखता हूँ मैं ब्रिज के नीचे जो हालत यमुना नदी का दिल्ली में हो रखा है, मतलब एक बार ऐसा भी हुआ था, इतना बदबू आ रहा था वहाँ से, मतलब ये लग रहा था क्या यही यमुना नदी है जो जिस यमुना के भारत में हम लोग बात करते हैं। इतनी गंदी, इतनी बदबू, तो रो ही तो रही है एक तरह से। और कैसे रोता? किसी को कोढ़ी कुष्ठ हो जाए, किसी का शरीर खराब हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए तो कैसा करता है, उसकी हालत कैसी होती है? रो ही तो रहा होता है। तो क्या अभी आपने सुना है किसी नदी को रोते हुए? नहीं सुना होगा। इस कविता में आपको सुनाने और एहसास की कोशिश की गई है। जिस घाट पे आप अपने कपड़े धोते हैं, जिस घाट पे आप मवेशी मतलब जानवरों को धोते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि उस पर कोई प्यासा पानी पी रहा होगा? हम तो उसे गंदा कर देते हैं। या हो सकता है कि कोई स्त्री जो है किसी देवता को जल चढ़ाने के लिए, अर्पण करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही हो। हम नहीं सोचते हैं, हमें तो बस गंदगी फैलानी आती है। हमें तो बस, अब देखिए कानपुर में जो है इतने सारे लेदर के फैक्ट्री हैं और इतना गंदा पानी निकलता है, सारा का सारा जो है वो लेदर फैक्ट्री गंगा किनारे बसा हुआ है और गंगा नदी में सारा डाल देता है। वो तो गंगा नदी के मतलब एक गंगा माँ बोल सकते हैं, ऐसा कुछ वाटर जल का कुछ ऐसा है कि उसमें कितने साल रखने पर इतनी गंदगी के बाद भी जो है उसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। आगे कहता है, कभी महसूस किया है किस कदर दहलता है
मौन समाधि के लिए बैठे पहाड़ का सीना। तीसरा जो यहाँ जो बात की जा रही पहाड़ के लिए किया जा रहा है, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता है दूर तक कोई पत्थर। हम लोगों ने तो पहाड़ को भी नहीं छोड़ा, पहाड़ को भी हम लोग क्या करते हैं, मतलब मशीनों से, हाथों से तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? कंक्रीट मिल जाए उससे हमें छोटे छोटे पत्थर मिल जाए, उससे हम घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। अब पहाड़ तो देखिए मौन की तरह चुपचाप है, वो तो कुछ नहीं बोलता है। तो जैसे कहता है कोई मौन समाधि में बैठा हो, समाधि में मतलब आप उसको काट दीजिए, मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो हिलेगा नहीं। समाधि में ऐसा होता है कि एक बार बैठ जाता है तो सालों सालों के लिए बैठ जाता है। तो कभी महसूस किया है किस कदर दहलता है मौन समाधि के लिए बैठे पहाड़ का सीना। सीना मतलब उस पहाड़ को चीरते हैं, पहाड़ को तोड़ते हैं, विस्फोट से टूट कर जब छिटकता है दूर तक कोई पत्थर जब छिटक के दूर तक जाता है, कैसा उसे लगता होगा? क्या मतलब आपको देख के कैसा लगता है? ये प्रकृति के बारे में क्या है? प्रकृति में पहाड़ भी है, प्रकृति में नदी भी है, प्रकृति में पेड़ भी है, इन सारी चीजों की बात की जा रही है। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। जहाँ मेरा गांव है वो बिल्कुल पहाड़ के नीचे है, मतलब पहाड़ हो गया, उसी के नीचे गांव है, मतलब 2 मिनट का रास्ता है पहाड़ का, है नहीं, पीछे ही पहाड़ है मेरे घर के पीछे। तो एक टाइम ऐसा भी था, आज से तकरीबन 2004 के आसपास में, जब गांव के लोगों ने पहाड़ मतलब छेनी हथौड़ी ले जाकर बड़े बड़े पत्थर गिराना शुरू किया, पहाड़ से बता रहा हूँ। और उसके बाद उसको नीचे लुढ़काने के बाद उसको सारे गांव वाले जो है उसको बस छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ने लग गए, और उसको फिर जो है बोरे में डाल कर जो है सीमेंट की बोरी में डाल के बेचना शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझसे मुश्किल से 5 साल ये प्रोग्राम चला होगा, 5-10 साल ये प्रोग्राम चला होगा। 5-10 साल के प्रोग्राम में ही आज भी जब वहाँ से देखा जा सकता है, ऐसा लगता है कि वहाँ गड्ढा सा हो गया, मतलब पहाड़ उतना ख़त्म हो गया है। बड़ी सख्ती से सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई लिया। पकड़े जाने पर जो है इन लोगों को बड़ी पुलिस ले जाती थी, जेल में डालती थी। अगर ये नहीं रोकती तो मुझे लगता है पहाड़ पूरा ख़त्म कर देते ये। आप बताइए, पहाड़ क्या बनाने की चीज़ है? एक पल के लिए पेड़ आप लगाएंगे तो नया उग जाएगा, लेकिन पहाड़ आप ख़त्म कर देंगे तो आपको पहाड़ दोबारा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा आपको पहाड़। और क्या वजह, उस पहाड़ की वजह से ही वहाँ पर हो सकता है वो भूकंप का केंद्र हो, लेकिन पहाड़ की वजह से दबा हो सकता है वहाँ पर कुछ और हो सकता हो, बहुत सारी घटनाएं हो सकता है पहाड़ की वजह से रुका हो। लेकिन हम इंसान कहाँ सुधरने वाले हैं? हमें तो प्रकृति को छेड़छाड़ करने में बड़ा मजा आता है। अपनी चीज़ें बस अच्छी होनी चाहिए। अब दूसरे की चीज़ें चाहे प्रकृति में अच्छा हो बुरा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छी नींद आनी चाहिए, अच्छा लाइफ होना चाहिए, इसके लिए जो भी करना पड़े वो हम सब करेंगे। चाहे चमड़ी के लिए, लेदर के लिए किसी को मारना हो, या फिर मतलब छोटे छोटे पत्थरों के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए पहाड़ को ख़त्म करना हो, लकड़ियों के लिए पेड़ों को हटाना हो, घर बनाने के लिए पेड़ों को हटाना हो, कुछ भी करना हो, क्या फ़र्क पड़ता है हमें? हमें तो बस अपना देखना है। फैशन है जी, बहुत बढ़िया, हम तो बहुत ठीक हैं, हम क्यों सोचेंगे भाई? हम तो मंगल ग्रह पे रहते हैं, धरती को बर्बाद कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे तो यहाँ रहेंगे नहीं। अब तो ज़मीन चंद्रमा पर खरीदा जा रहा है, मंगल पर खरीदा जा रहा है, तब तो वहाँ रहेंगे। जो मन आए बर्बाद कर दो धरती को, यही तो हम कर रहे हैं। किसी को कोई चिंता होती है क्या? ये दर्द एहसास ही दिलाने के लिए एक कविता यहाँ पर है, ताकि आप महसूस कर सके। और आपके पढ़ाई में इसलिए डाला जाता है कि आप एक अच्छे इंसान बन सके, अच्छा पर्सनालिटी, अच्छा व्यक्तित्व आपके अंदर आ सके। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी लोग वही काम करते हैं। तो मैं ये पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो जाएगा आपके लिए तब जब आप इस कविता को पढ़ लेने के बाद भी वही काम करेंगे जो बाकी लोग करते हैं, तो आप भी उसी लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है यार, तो सिलेबस में पढ़ने का होता है तो ठीक है, लेकिन सोचिए जब ये कविता लिख रही होगी, ये कवित्री निर्मला जी जब ये लिख रहे होंगे, तो उस टाइम पे उनके अंदर कितने एहसास, ये फीलिंग या जो चीज़ें रही होगी, जो उनका पेन जो है, इस दर्द को इस तरीके से हर एक पॉइंट को लिख रहा है। चाहे वो नदी को ले लीजिए, चाहे वो पेड़ को ले लीजिए, चाहे वो पहाड़ को ले लीजिए, इन सभी चीज़ को ले रहा है। हम तो बस अपने परिवार में ही हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कल एक मूवी देख रहा था, तो उसमें एक फ़ौजी की मौत हो जाती है, आर्मी वालों की, तो उसमें 2-4 लोग रोते हैं, उसके बाद फिर मस्त, कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्यों दिक्कत होगा जी? आपने ये नहीं सोचा वो किसके लिए मरा है? वो हमारे लिए मरा है। वो पर्सनल दुश्मनी में नहीं गया था, उसकी ज़मीन का झगड़ा नहीं था जिससे उसको गोली मार दी गई। अगर वो
10 मिनट के लिए भी ढीला पड़ जाए ना तो कोई ना कोई देश हमें गुलाम बना लेगा, हम उसके शासन में चले जाएंगे। हमें क्या मतलब, रात के हम 12 बजे 2 बजे आराम से घर में सोते हैं, किसकी वजह से? उन फौजियों की वजह से। तो अगर हम देखते हैं बाहरी की दुनिया में, तो एक समाज में अगर हम हैं तो समाज के हर हिस्से में हमारी जिम्मेदारी, अगर हमारा अधिकार है तो हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम उससे लाभ ले रहे हैं तो हमारी भी काम है कि हम कहीं ना कहीं उसका हिस्सा हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए कुछ करें। हाँ, एटलीस्ट इतना हो कि हमें वो दर्द और वो एहसास तो हो, वो वेदना तो हो, वो चीज़ें तो महसूस है जो अपनों के लिए करते हैं हम। हमें तो बस एक 4 दीवारी के अंदर ही अपना घर महसूस होता है, बाकी तो पड़ोसी से भी हम झगड़ा कर लेते हैं। कहता है यहाँ पे, खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े में। खून की उल्टियाँ करते हैं। अब खून की उल्टी कहेंगे, हवा कब से सर खून की उल्टी करने लग गए? तो खून की उल्टी करने का मतलब कभी हवा को ध्यान से देखा है क्या? हवा की स्थिति आज कैसी हो गई है? हवा में कितना पॉल्यूशन हो गया है। कांच के जो लेड के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, और फैक्ट्री से बने हुए बहुत सारे लेड मटेरियल्स उसमें आ जाते हैं। ना जाने कैसी होती है, ग्लोबल वार्मिंग से हवा गर्म भी हो जाता है। हवा कितना पॉल्यूटेड हो गया है। अगर आप देखेंगे PM2.5 बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, उसका नाम ही PM2.5 है, जो कि हवा में मिला हुआ था है। और ये इसका अमाउंट जो है मुश्किल से अप्रोक्स में आई थिंक 40 के आसपास होना चाहिए। एक स्क्वायर, एक मीटर क्यूब में, एक मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा एक बॉक्स लिया जाए ऊंचाई में, तो उस हवा में आई थिंक इसकी संख्या मुझे एग्जैक्ट 25 या 40 होनी चाहिए। आई थिंक 25 या 40। लेकिन पता है, जब इसका मेजरमेंट मतलब देखा गया एक्चुअली में, तो दिल्ली में तो कई बार स्कूल को बंद किया गया इस चक्कर में। कितना हो गया था? 600, 700, 800 होना चाहिए, अप्रोक्स 50 के नीचे, 40 के नीचे होना चाहिए। और कितना वो हो गया? सीधे 600, 700। तो जो हवा लेगा इंसान, उसके शरीर में जाएगा तो क्या होगा आप समझिए। तो कह रहा है, खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े? थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। कभी धरती के बारे में भी सोचा करो यार, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में तो हमेशा सोचते हो, कभी जहाँ रहते हैं उसके बारे में भी सोचो। ये धरती ही नहीं रहेगी तो हम सब, हमारा बिजनेस, हमारा कैरियर, क्या करोगे? किसके लिए कर रहे हो ये? जब ये रहेगी तभी तो आसमान में रहोगे, मंगल ग्रह पर रहोगे, चंद्रमा पर रहोगे, कहाँ रहोगे जाके? सब मारे जाओगे, सारा विनाश हो जाएगा। लेकिन कोई भी ये बात समझने को तैयार नहीं होता। कुछ लोग हैं जो समझते हैं, लेकिन अब तो इतने भी हैं, हमने पेड़ काट दिया, जो पत्ते गिरते हैं ना, झाड़ू लगाना पड़ता है। अरे यहाँ गाड़ी लगाने में दिक्कत होती है, अरे हमें यहाँ घर ना था, बड़ा इतना आसान है, मतलब पेड़ को काट दिया, अरे वाह, काट दिया पेड़ को, कोई चेतना नहीं है, कोई वेदना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अरे इंसान हो या जानवर भी होता है, उसे तकलीफ होती है, कैसे काट देते हैं पेड़ को। और हमारे अंदर यही माहौल हमारे समाज में होता है, तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी अपने चाचा मामा ताऊ रिश्तेदार को, पड़ोसी अड़ोसी को देखते हैं पेड़ को काटते हुए और हंसते हुए, मज़ा आता है उनको, उनकी लकड़ियाँ बनती है, मज़ा आता है, तो हमें भी लगता है डेट्स नॉर्मल। हमें भी पता है कि इससे ये चीज़ें मिलती है। लेकिन अगर किसी को समझाएं, बोले अपनी पढ़ाई लिखाई अपनी साइड रखो, कोई नहीं समझता। तो हम भी सोचते हैं यार कौन पीछे पड़े, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि बदलाव कहीं ना कहीं से तो होनी चाहिए ना। हम जैसे लोग अगर अपनी सोच बदलेंगे, अपने इरादों को बदलेंगे, तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस चीज़ को समझेगी, तो उनको देखकर बाकी लोग भी इसको काम को रोक सकते हैं या चीज़ें करेंगे। लेकिन नहीं, हम तो गलत लोगों को ही फॉलो करेंगे। खुद को आप अपने हिसाब से सोचिए। तो कभी उस गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख देखा है? क्या हो गया? पहले कैसी पृथ्वी थी, देखो कोरोना का टाइम में जब लॉकडाउन हुआ, कितना हरा भरा पृथ्वी हो गया, पॉल्यूशन कम गया, जो 30 साल में ओजोन का लेयर नहीं भर पा रहा था वो भी बढ़िया हो गया। अगर नहीं तो क्षमा करना, सॉरी, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। और ये लाइन बिल्कुल सही बात है। क्या मतलब तुम आदमी हो ही नहीं, यू आर नॉट अ मैन। तुम्हारे अंदर हार्ट तो है, दिल तो है, लेकिन वो फीलिंग नहीं है, तुम आदमी ही नहीं हो। अगर तुम्हें मतलब इतने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो आई एम वेरी सॉरी, आप बिल्कुल भी एक इंसान नहीं है। क्योंकि इंसान का मतलब ही होता है कि एक दूसरे का उसके अंदर फीलिंग होती है, और अगर आपके अंदर फीलिंग नहीं है तो आप किस बात का कहते हैं आप इंसान हैं? तो आपकी नज़र में पेड़ नहीं बोल सकता है तो वो डेड है, कुछ भी कर दीजिए उसके साथ में।
पहाड़ कुछ नहीं बोल सकता तो कुछ भी आप तोड़ फोड़ कर दीजिए, कुछ भी। लेकिन रहना तो यही है ना, वो किसके लिए है? अरे एक बार सोच के देखो भाई, वो पेड़ किसके लिए है? हमारे लिए है। वो पेड़ जो उसमें फल आते हैं वो पेड़ खाता है? नहीं, वो हम खाते हैं। पेड़ जो छांव देता है उसमें पेड़ बैठता है? नहीं, हम बैठते हैं। ये जो पानी है वो पानी खुद ही अपना पानी पी जाता है या कौन पीता है? उस पानी को हम पीते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। इस हवा में कौन रहता है? हम रहते हैं। अगर ये हवा गंदी होगी तो गंदगी किसके अंदर जाएगी? हमारे अंदर जाएगी। कम से कम अपने लिए भी तो सोच लो तो समझ में आ जाएगा। चलो, बहुत मतलबी और स्वार्थी इंसान आज का हो गया है, पर इंसान इतना स्वार्थी हो गया तो खुद के बारे में थोड़ा भयभीत हो जाए, खुद के बारे में सोच ले, तो मुझे लगता है कि धरती के बारे में ऑटोमेटिक वो सोच लेगा। क्योंकि स्वार्थी है ना, दूसरे के बारे में तो सोचेगा ही नहीं। भाई ये तो पहले ही बोल दिया है कि भाई हम तो बिजनेस में सब चलता है, बिजनेस हर जगह हो गया। कुछ भी काम को कॉन्ट्रैक्ट लेता है, बोलते हैं बिजनेस है जी, बिजनेस में ये सब नहीं चलता है। तो बना लिया है। लेकिन खुद के बारे में तो सोचो, अपने मौत के लिए, अपने ही क्या बोलते हैं, अपने अस्तित्व को ही खत्म करने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? जिस दिन खुद के बारे में भी सोच लेगा तब भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम जाएगा चीज़ों को लेकर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ ऐसे चीज़ों पर। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और आप क्या सोचते हैं कि वाकई में ये गलत हो रहा है, या क्या आपके मन में जो भी चलता है, आपके अंदर जो एहसास, आपकी वेदना, या आपके सामने कोई ऐसा एविडेंस हो, कुछ ऐसी घटना घटी हो जिसे आपने रोकने की कोशिश किया हो या आपने रोका भी हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगेन, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना। और आपका लाइव क्लास शुरू हो चुका है, तो लाइव क्लास पहले खाली 12th वालों को होता था, लेकिन अब 10th वालों का भी है। लाइव क्लास चालू है। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे कांटेक्ट करके लाइव क्लास के बारे में जान सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 टाइम फ़ी देना होता है, फ़ी बहुत कम है, इतना कम फ़ी होता है जिसको सुनकर आपका दिल गार्डन हो जाएगा। इतनी महंगाई में ये मैं केवल इतना कम फ़ी इसलिए लेता हूँ ताकि अमीर गरीब हिंदुस्तान के सारे लोग पढ़ सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि इसमें आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करने का मौका मिलता है, जिससे टीएमए, प्रैक्टिकल या बाकी सारी चीज़ें से आप अपडेट होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।